आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम ब्रिटेन के इतिहास के अंतर्गत रॉबर्ट पील के विषय में देख रहे थे। पहले वीडियो में हमने इस विषय में चर्चा की थी, गृह नीति के विषय में उसकी भूमिका पर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे अनाज अथवा गल्ला कानून के विषय में और उसके पश्चात हम देखेंगे रॉबर्ट पील की विदेश नीति किस प्रकार थी और अंत में उसका मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनाज अथवा गल्ला कानून कहा जाता है इसे। ब्रिटेन में पिछले 150 वर्षों से गेहूं की कीमतें पार्लियामेंट के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई थी। 18वीं सदी के मध्य तक संसद की नीति थी कि गल्ले की कीमतें इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि निर्धन व्यक्ति जीवित न रह सके, उसके खाने के लिए अनाज न हो, ऐसी स्थिति न हो, बहुत महंगी न हो, और इतनी भी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि किसान जीवित न रह सके। आपको स्पष्ट हो जाएगा या स्पष्ट हो गया होगा कि अगर अनाज की कीमतें कम हों तो किसानों को लाभ नहीं होगा, किसानों को नुकसान होता था। और यदि अनाज की कीमतें ज़्यादा हो जाएं तो निर्धन व्यक्ति जो था उसे अधिक कीमतों पर अनाज अगर मिले, गेहूं अगर मिले, तो उसको ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। इसी कश्मकश में ब्रिटेन की जो सरकारें होती थीं पड़ी रहती थीं कि वो किसान को अच्छी कीमत भी देना चाहती थीं और दूसरी ओर सस्ते में अनाज भी आम जनता को, निर्धनों को उपलब्ध कराना चाहती थी। इस कारण से ये एक समस्या के रूप में लंबे समय से रही थी। 1689 के कानून के द्वारा गेहूं की कीमतें 48 सीलिंग प्रति क्वार्टर के दर से उससे कम होने पर सरकार द्वारा उसकी कीमत में 5 सीलिंग प्रति क्वार्टर की दर से वृद्धि करने का आश्वासन दिया गया था। यानी सरकार उस कमी को पूरी करेगी या अन्य तरह से किसानों को सही कीमत मिलेगी। 1773 के एक कानून के द्वारा भी गेहूं की कीमतें 48 सीलिंग प्रति क्वार्टर के आसपास रखने की व्यवस्था की गई। मूल्य बढ़ने पर विदेशों से गेहूं आने की सुविधा दी गई थी। ये जो अनाज कानून था, इसमें सरकार, ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि वो किसानों को भी कीमत देना चाहती थी और आम जनता को भी कम कीमतों पर गेहूं उपलब्ध कराना चाहती थी। इसीलिए जो विदेशी आयातित माल था उस पर वो अधिक कर लगा देती थी ताकि वो ब्रिटेन के गेहूं से कहीं सस्ता आके यहाँ ना मिलने लगे, उससे किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये अनाज कानून बना के सरकार गेहूं के दर को मार्केट में नियंत्रित करना चाहती थी। इसीलिए वो कर लगाती थी, कभी कर घटाती थी, कभी किसानों को सहायता देती थी। इस नीति पर उसे चलना पड़ता था। तो 1791 के कानून के द्वारा गेहूं की कीमत को 46 सीलिंग और 54 सीलिंग के बीच रखने का प्रयत्न किया गया था। 50 सीलिंग से कम गेहूं की कीमत रहेगी तो विदेशी गेहूं पर कर लगाया जाएगा। यदि गेहूं की कीमत 44 सीलिंग से भी कम होने लगेगी तो उस पर 5 सीलिंग की दर से सरकार कृषकों को सहायता देगी। इन बातों से आपको स्पष्टीकरण हो रहा होगा कि दो बातों के बीच में कश्मकश में सरकार लगातार रही। किसानों को अच्छी कीमतें देना गेहूं की, उनकी पैदावार की फसल की कीमत अच्छी मिले, और दूसरी ओर जनता को कम कीमतों पर गेहूं उपलब्ध कराए, निर्धनों को कम कीमतों पर मिल जाए। इसी नीति पर वो कार्य करती रही। 1815 में गल्ला कानून बनाया गया। इसके द्वारा विदेशी गेहूं का आयात उस समय तक के लिए बंद किया गया जब तक कि उसकी कीमत 80 सीलिंग से कम हो। इससे किसानों को कुछ सहायता अवश्य मिली, परंतु व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग इससे असंतुष्ट थे। 1828 में स्वयं पील ने इसमें परिवर्तन किया। उसका मानना था कि गेहूं का मूल्य 70 सीलिंग के निकट रखा जाए। यदि गेहूं का मूल्य 73 सीलिंग से अधिक हो तो विदेशी गेहूं पर 1 सीलिंग आयात कर हो। गेहूं का मूल्य 64 या 69 सीलिंग के मध्य हो तो उस पर आयात कर 16 सीलिंग 8 पेंस हो। यदि गेहूं का मूल्य 64 सीलिंग से भी कम हो तो उस पर 25 सीलिंग 8 पेंस का आयात कर हो। इस तरह से अनाज कानून बनाकर जो लक्ष्य हमने बताए, उन दोनों लक्ष्यों को साधने का प्रयास सरकार करती थी। किसानों को पर्याप्त कीमत मिले, निर्धन जनता को कम कीमतों पे या आम जनता को कम कीमतों पर गेहूं भी उपलब्ध हो सके। इसीलिए इस तरह के कानून लगातार चलते रहे।
परंतु इस व्यवस्था का अधिक लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार समय समय पर गल्ला कानून, ये गेहूं से संबंधित है, गल्ला कहा जाता है उनको, गल्ला कानून बनते रहे। 1842 में भी पील का विश्वास था कि गल्ला कानून ब्रिटेन के हित में है। उसने कहा था कि हमें इस देश को जीवन बिताने के लिए सस्ता बनाना चाहिए। 1842 में निश्चित किया गया कि यदि गेहूं का मूल्य 73 सीलिंग या उससे अधिक हो तो उस पर 1 सीलिंग आयात कर होगा, और यदि उसका मूल्य 50 से 51 सीलिंग होगा तब उस पर अधिक से अधिक 20 सीलिंग आयात कर होगा। इसके अनुसार आयात कर में गेहूं के मूल्य के अनुपात में परिवर्तन होता रहेगा। परंतु पील का यह कानून सफल न हो सका। इससे ब्रिटेन की कठिनाइयों में कोई कमी नहीं हुई। आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जैसा मैंने कहा कि सरकार कस्म में रहती थी। दो विपरीत लक्ष्य उसके समक्ष थे: कम कीमतों पर गेहूं उपलब्ध कराना और किसानों को अधिक कीमत देना। इसी कारण यदि वो किसी एक पक्ष में झुक जाती थी, सरकार कोई फैसला करे कि किसानों को अच्छी कीमत मिलने लगे, तो फिर दूसरा वर्ग उससे नाराज़ होगा कि अधिक कीमतों पर बाजार में गेहूं मिलेगा, और यदि सस्ता उसको कर दिया जाए तो किसानों को नुकसान होगा। इसी कारण ये अनाज का जो कानून था वो बार बार परिवर्तित होता रहा। सरकार कभी एक पक्ष में फिर दूसरे पक्ष में संतुलन बनाने के प्रयास में लगातार रही, और इसीलिए यह एक समस्या के रूप में लंबे समय तक एक मुख्य मुद्दे के रूप में विद्यमान रहा। गल्ला कानून की समाप्ति। गल्ला कानून का ब्रिटेन में लगातार विरोध हो रहा था, क्योंकि आम जनता जो थी उसको सस्ते में गेहूं उपलब्ध नहीं होती थी। किसान भी असंतुष्ट हो जाते थे कि वो ज़्यादा कीमत चाहते थे और जनता कम कीमतों पर खरीदना चाहती थी। दोनों के बीच टकराहट की स्थिति होती थी। दोनों असंतुष्ट होते थे क्योंकि सरकार संतुलन बनाने का प्रयास करती थी। अगर किसी एक के पक्ष में चली जाती तो वो पक्ष उसका समर्थक हो जाता और दूसरा पक्ष उसका विरोध करता। किंतु सरकार क्योंकि बीच में थी, उससे ये हो सकता था कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए और ये भी हो सकता था कि दोनों पक्ष असंतुष्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों पक्ष असंतुष्ट हो रहे थे, किसान भी कि उनको अच्छी कीमत नहीं मिल रही और आम जनता की उनको सस्ती कीमतों पर अनाज नहीं मिल रहा, गेहूं नहीं मिल रहा। ब्रिटेन की बढ़ती हुई आबादी के लिए पर्याप्त गेहूं की पैदावार वहां नहीं होती थी, क्योंकि इंग्लैंड एक व्यापारिक देश था। औद्योगिक क्रांति के बाद ये समस्या और आ गई, क्योंकि उद्योग से, व्यापार से अधिक लाभ मिलता है, इसलिए कृषि की ओर लोगों का ध्यान कम गया। विदेशी अनाज की आवश्यकता थी। गेहूं की ऊंची कीमतों से बड़े जमींदारों को लाभ था। सरकार गेहूं की कीमत को आयात कर लगाकर स्थिर और अधिक रखने का प्रयास करती थी। इससे गरीबों को कठिनाई उठानी पड़ती थी। गल्ला कानून का तीव्र विरोध शुरू हो गया। 1839 में रिचर्ड कोबडन और जॉन प्राइड ने मिलकर गल्ला कानून विरोधी समुदाय बनाया, एंटी कॉर्न लॉ लीग का गठन किया। कोबडन कुशल प्रचारक था और ब्राइट पार्लियामेंट में अच्छा वक्ता था। अनेक स्थानों पर प्रदर्शन और सभाओं का आयोजन किया गया। कानून को समाप्त करने की मांग की गई। स्वयं रॉबर्ट पील यह विश्वास करने लगा कि गल्ला कानून व्यर्थ है। आयात निर्यात में स्वतंत्रता प्रदान करने की नीति लाभदायक सिद्ध हुई थी। इस कारण उसका विश्वास अनाज कानून से उठ चुका था। ये बात भी आपको स्पष्ट हो गई होगी कि पील पहले गल्ला कानून को, कीमतों को नियंत्रित करने को उचित मानता था, लेकिन जैसी नीति उसने अपनाई फ्री ट्रेड की, स्वतंत्र व्यापार की, कि कम से कम व्यापार में बाधा दी जाए, आयात कर कम लगे, निर्यात कर कम लगे, ताकि स्वाभाविक रूप से सामान का आयात निर्यात हो सके, इसको फ्री ट्रेड कहा जाता है। और इसी को वह लागू करके देख रहा था। हमने उसकी आर्थिक नीति के बारे में चर्चा की और उसके अच्छे परिणाम आए थे। बजट जो उसने प्रस्तुत किया था, हमने बार बार इस पर चर्चा की कि उसने बहुत सारी वस्तुओं पर, लगभग 1000 वस्तुओं पर उसने कर कम कर दिया था। उसका लाभ मिला था, व्यापार बढ़ गया था, आय में वृद्धि हुई थी। तो अब उसका यह विश्वास हो गया था रॉबर्ट पील का कि अनाज कानून व्यर्थ है। अनाज कानून का अर्थ तो आप समझ ही गए कि उसमें आयात निर्यात कर बढ़ाना, लगाना और संतुलन करना। तो उसने अब ये समझा कि उचित नहीं है। 1845 के आयरलैंड में उस काल में अकाल पड़ा और इससे उसका विचार, पील का विचार और भी दृढ़ हुआ। 1846 में कौन सा विचार दृढ़ हुआ रॉबर्ट पील का? कि
अनाज कानून व्यर्थ है, इस तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, देश को सस्ता बनाना चाहिए, अनाज सस्ता मिले, इस पर यानी वो गरीब जनता, आम जनता के पक्ष में आया। किसानों के लिए ज़्यादा उसकी भावना नहीं रही अपेक्षाकृत सामान्य जनता के। तो 1846 ईस्वी में आयरलैंड के कार्यघरों में, कार्यघर आप जानते होंगे, आयरलैंड में जो गरीब कानून, पुअर लॉ, इंग्लैंड में और आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में भी लागू था। तो यहाँ पर जो पुअर लॉ था उसमें गरीबों की सहायता के लिए, काम कराने के लिए, घर गरीबों के रहने और वहाँ काम करने के लिए उनको काम दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ भी काम चलता है रोज़गार गारंटी, इतने दिनों तक, 100 दिनों तक सरकार रोज़गार की गारंटी आम जनता को जो भी काम करना चाहे उनको देती है। उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर थी। कार्यघर हुआ करते थे, क्षेत्रों में बटे हुए थे, उनके अधिकारी थे, वो सरकार की ओर से गरीब जनता को कार्यघरों में काम दिया जाता था, उनको भोजन दिया जाता था, उनको मजदूरी दी जाती थी। यहाँ पर वो काम उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। भुखमरी के कारण प्रति सप्ताह इन कार्यघरों में 3000 तक व्यक्ति कुछ हफ्तों में मर रहे थे। किंतु अनाज कानूनों के कारण ब्रिटेन कोई मदद नहीं कर पा रहा था, या ठीक से मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि स्वयं सरकार ने अनाज पर, आयात पर एक तरह से प्रतिबंध तो न कहें बल्कि आयात कर बढ़ा दिया था। इस कारण से अधिक कीमतों पर अनाज उपलब्ध हो पा रही थी। 1846 में पील उन कानूनों को समाप्त करना चाहता था, परंतु बाधा थी उसके स्वयं का दल। कंजर्वेटिव पार्टी जो थी, टोरी पार्टी जो थी, वो इसके विरोध में थी। वो अभी भी ये मानती थी कि अनाज कानून हैं वो इंग्लैंड के हित में है। इस कारण पील ने त्याग पत्र दे दिया। लॉर्ड जॉन रसेल ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। इस कारण पुनः पील प्रधानमंत्री बना, परंतु इस बार भी उसके दल ने उसका साथ नहीं दिया। टोरी पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी का यही विश्वास था कि अनाज कानून होना चाहिए। डिज़रायली ने पील को धोखेबाज कहा, उसका तीव्र विरोध किया। तब पील ने विपक्षी दल, विग दल से सहायता प्राप्त की और एक कानून स्वीकार कराया। पुराना जो अनाज कानून था उसे समाप्त कर दिया गया, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अनाज कानून अब नहीं रहा। जो हेडिंग दिया जाता है, कहा जाता है कि अनाज कानून समाप्त, तो समाप्त हुआ। इसका मतलब जो आयात कर, निर्यात कर ज़्यादा था उसको सीमित किया गया। उस पर हम आगे बात कर रहे हैं। अनाज कानून तो रहा, लेकिन जो प्रतिबंध थे, जो आयात कर, निर्यात कर था, वो लगभग समाप्त कर दिया गया। इन प्रावधानों से आपको स्पष्ट होगा। पहली बात, जब गेहूं की कीमत 48 सीलिंग थी, उस पर आयात कर 10 सीलिंग होगा, अभी भी आयात कर रहा। जब गेहूं की कीमत 53 सीलिंग या उससे कम होगी तो आयात कर 4 सीलिंग कर दिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी भी आयात कर रहा, लेकिन वो कम कर दिया गया। दूसरी बात थी, 1 फरवरी 1849 के बाद गेहूं पर आयात कर केवल 1 सीलिंग होगा, यानी लगभग समाप्त कर दिया जाएगा 1 फरवरी 49 के बाद। एक समय दे दिया गया, पहले से जनता को अल्टीमेटम दे दिया गया, किसानों को बता दिया गया कि 1 फरवरी 1849 के बाद गेहूं पर आयात कर केवल 1 सीलिंग रहेगा। इस तरह 1846 में अनाज कानून समाप्त किया गया। यद्यपि इस नवीन कानून से गल्ले के मूल्य तुरंत कम नहीं हुए, परंतु मूल्य बढ़ने से अवश्य रुक गया, किंतु धीरे धीरे मूल्य स्थिर होते गए और इसका प्रभाव दिखने लगा। और 1 फरवरी 49 के बाद हम पाते हैं कि अनाज की कीमतें सस्ती हुई। तो ये अनाज कानून था, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। जैसा हमने बताया, लंबे समय से 100-150 सालों तक इंग्लैंड में पार्लियामेंट में एक प्रमुख मुद्दे और विषय के रूप में ये गल्ला कानून रहा। गल्ला कानून या अनाज कानून मुख्य रूप से गेहूं पर लगने वाला आयात निर्यात कर था। ये मैंने आपको स्पष्ट किया, स्पष्ट हो चुका होगा। पील और आयरलैंड की समस्या देख लेते हैं। पील ने कैथोलिक मुक्ति कानून को पारित होने में संसद की मदद की थी 1829 में। जब वह आयरलैंड में मुख्य सेक्रेटरी के पद पर था, उस समय से वो ओ कोनेल के संपर्क में था, जो यहाँ का नेता था आयरलैंड का। जब पील 1841 में प्रधानमंत्री बना, आयरलैंड में सुधारों की मांग तीव्र हुई। युवक
जो दल था, यंग दल था, उसका प्रभाव बढ़ गया। ओकॉनेल आयरलैंड और ब्रिटेन को पृथक नहीं करना चाहता था, परंतु वह स्वतंत्र पार्लियामेंट, आयरलैंड का स्वतंत्र पार्लियामेंट वह अवश्य चाहता था, शासन अवश्य आयरलैंड हेतु चाहता था। पील इसके विरुद्ध था। उसके द्वारा आंदोलन का दमन किया गया। ओकोनेल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यद्यपि लॉर्ड सभा ने उसे मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, इसका आंदोलन सफल नहीं हुआ। ओकॉनेल का प्रभाव पूर्व की अपेक्षा कम हुआ और दुखद परिस्थितियों में अंततः उसकी मृत्यु हुई। पील के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया गया था। बाल्फोर, कार्क और गालवे 3 क्षेत्रों में नए कॉलेज खोले गए तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था की गई। मैनूथ कॉलेज को उसने 26,000 पाउंड की मदद दी। पील के द्वारा अकाल के समय आयरलैंड की जनता को व्यापक मदद की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में 1846 में उसके प्रयासों से अनाज कानून भी रद्द हुआ था। तो आयरलैंड की समस्या के अलावा उसने नए कॉलेज खोले और आयरलैंड की जनता की उसने मदद भी की थी। अब हम देखेंगे पील की विदेश नीति। 1841 में जब वह प्रधानमंत्री बना, इंग्लैंड के अन्य देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। चीन में युद्ध चल रहा था, अफगानिस्तान से ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था, पूर्व प्रधानमंत्री पामस्टन की नीति के कारण फ्रांस नाराज था, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कई बातों पर मतभेद था, विशेषकर सीमा विवाद था। पील एक शांतिप्रिय व्यक्ति था। उसने परस्पर समझौते की नीति का अनुसरण किया। पहले देख लेते हैं फ्रांस के साथ उसकी क्या नीति रही। पामस्टन के काल में फ्रांस के प्रति ब्रिटेन के पत्रों में कठोर भाषा और कठोर रुख था। इसके काल में पत्रों में नम्र भाषा और व्यवहार में भी नम्रता का प्रदर्शन किया जाने लगा। इस कारण फ्रांस के साथ उसके संबंध मित्रतापूर्ण होते गए, किंतु एक घटना के कारण पुनः संबंध तनावपूर्ण हुए। यह घटना थी प्रिचार्ड की घटना। ये प्रिचार्ड जो नामक अंग्रेज था, ये टेहिटी में ब्रिटेन का राजदूत था। प्रिचार्ड 1843 में फ्रांसीसियों ने टेहिटी पर अपना अधिकार कायम किया। वहाँ पर प्रिचार्ड था, उसने इसका विरोध किया। उसके विरोध करने के कारण फ्रांसीसियों ने उसको कैद में डाल दिया। जब इसकी खबर इंग्लैंड में पहुंची तो बड़ी उत्तेजना फैली। फ्रांस के खिलाफ युद्ध या आक्रमण की मांग होने लगी, फ्रांस के विरोध में बात होने लगी। प्रिचार्ड ने, जब उसको छोड़ दिया गया तो प्रिचार्ड ने अपनी क्षतिपूर्ति की मांग की। फ्रांस के द्वारा तुरंत इसे स्वीकार करके उसे क्षतिपूर्ति दे दी गई। इससे पुनः इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध मित्रवत हो गए, क्योंकि फ्रांस ने न केवल उसको छोड़ा बल्कि छोड़ने के साथ क्षतिपूर्ति की राशि भी उसे दी जो प्रिचार्ड ने मांग की थी। फिर उसके बाद एक प्रकरण आया अल्जीरिया का। अल्जीरिया के एक सरदार को मोरक्को के सुल्तान ने अपने यहाँ शरण दी। ये फ्रांस का विरोधी था सरदार अल्जीरिया का, जिसको मोरक्को ने शरण दी थी। इस समय ये खतरा उत्पन्न हो गया कि फ्रांस मोरक्को पर कहीं आक्रमण न कर दे। पील को इसकी आशंका थी। फ्रांस ने जब मांग की कि उसको वापस करे, फ्रांस को अल्जीरिया का जो सरदार था उसको मोरक्को ने वापस कर दिया और दोनों के संबंध सामान्य हो गए। इस तरह फ्रांस के साथ तनाव के सारे कारण समाप्त हुए और इसके व्यक्तिगत प्रयासों से फ्रांस के साथ अच्छा संबंध स्थापित हुआ। अमेरिका के प्रतिनिधि। अमेरिका के साथ प्रथम विवाद उत्तरी अमेरिका के दोनों तटों की सीमा से संबंधित था। सीमा को लेकर विवाद था। अमेरिका के साथ द्वितीय विवाद का कारण यह था कि अंग्रेजी जहाज अमेरिकी जहाज़ों की तलाशी यह देखने के लिए लेते थे कि उसमें दास या गुलाम, खास करके हबसी जो थे, काले अफ्रीकी हबसी कहा जाता है उनको, उनका निरीक्षण किया करते थे, कहीं हबसी ले जाए तो नहीं जा रहे हैं। अमेरिका में दास प्रथा थी और बड़े पैमाने पर अफ्रीका से दास अमेरिका ले जाए जाते थे। तो इसका निरीक्षण अंग्रेजी जहाज अमेरिकन जहाज़ों का निरीक्षण इस प्रकार से किया करते थे। उसको लेकर विवाद था। पील ने इन दोनों विवादों, दो विवाद स्पष्ट हो गए आपको। एक दास प्रथा, दास ले जाते थे वो लोग हबसियों को अपने जहाज़ों में, अमेरिकन जहाज़ में, उसका निरीक्षण करते थे इस कारण। और दूसरा सीमा विवाद था। पील इन दोनों विवादों तथा संघर्ष के अन्य कारणों को समाप्त करना चाहता था। इसलिए पील ने लॉर्ड एबरडीन और लॉर्ड एस बर्टन को अमेरिका भेजा।
इन दोनों के प्रयास से 1842 में एस बर्टन वेबस्टर वहाँ का प्रतिनिधि था अमेरिकन, इनके बीच समझौता हो गया और सीमा संबंधी विवादों का निपटारा हुआ। ऑरेगन प्रदेश की सीमा का विवाद ऑरेगन संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दास व्यापार के संबंध में अमेरिका ने यह वादा किया कि वे अब इस तरह का कार्य नहीं करेंगे, कोई भी दास नहीं ले जाएंगे और अंग्रेज़ों का भी सहयोग करेंगे। इस तरह सारे विवाद निपटाए गए। अलास्का से संबंधित विवाद यद्यपि पूर्णतः नहीं सुलझाया जा सका, लेकिन दोनों पक्षों ने शांति का वचन दिया, इस पर विवाद नहीं हुआ। इस तरह मनमुटाव जो था वो समाप्त हुआ और पील इस बात के लिए सफल रहा कि अमेरिका के साथ उसका कोई विवाद नहीं रहा, नहीं तो उसे पूरे प्रशांत महासागर में अपने जहाज़ों, अपने द्वीपों, अपना जो क्षेत्र था उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक भेजने पड़ते थे। अब क्योंकि अमेरिका से संबंध अच्छा हो गया था, इस कारण यह चिंता उसकी जाती है। चीन के प्रतिनिधि, चीन के साथ अफीम के व्यापार को लेकर युद्ध चल रहा था। पील के द्वारा चीन के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाते हुए 1842 में नानकिन की संधि की गई, जिसके अनुसार इंग्लैंड को हांगकांग के साथ 5 अन्य बंदरगाह प्राप्त हुए जहां उसको व्यापार का अधिकार मिला। क्षतिपूर्ति की राशि भी अंग्रेजों को चीनियों के द्वारा दी गई थी। इस तरह यहाँ भी शांति कायम करने में, क्षतिपूर्ति लेने में और 5 बंदरगाह हांगकांग सहित प्राप्त करने में यह सफल रहा। अफ़गानिस्तान में भी शांति की स्थापना उसने की। पील के काल में अफ़गानिस्तान में युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड यहाँ बुरी तरह फंसा हुआ था। अंग्रेज सैनिक मारे जा रहे थे। अंग्रेज राजदूत की भी हत्या कर दी गई थी। अफ़गानिस्तान में अंग्रेजी सेना युद्ध के द्वारा कंधार और काबुल पर अधिकार स्थापित करने में सफल रहा था, किंतु शीघ्र ही अंग्रेजी सेना को इन स्थानों से हाथ धोना पड़ा, खाली करना पड़ा। किंतु इसके प्रयासों से दोस्त मोहम्मद, जिसका पक्ष अंग्रेज ले रहे थे, यह अंग्रेज़ों का मित्र था और प्रतिनिधि भी था, अफ़गानिस्तान का अमीर या राजा, एक तरह से अमीर वहाँ के राजा को, सुल्तान को कहा जाता है, स्वीकार कर लिया गया अफ़गानों के द्वारा। इस तरह से वहाँ भी शांति की स्थापना और अपने मित्र को अमीर या राजा बनाने में यह सफल रहा। सिंध पर उसने आक्रमण किया। 1840 में अंग्रेज़ों ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के अमीर को हटाकर उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें सिखों को पराजय स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन पंजाब को अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया गया, किंतु ऐसी व्यवस्था अवश्य की गई कि वह अंग्रेज़ों के आश्रित बने रहें, अंग्रेज़ों का विरोध ना कर सकें। तो सिंध और पंजाब के क्षेत्र में सफल रहा। नेटाल पर अधिकार, दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में नेटाल के प्रदेश पर इस काल में अंग्रेज़ों द्वारा अधिकार किया गया, जो इंग्लैंड के लिए आगे चलकर काफ़ी उपयोगी प्रमाणित हुआ, लाभप्रद सिद्ध हुआ। तो इस तरह से उसकी विदेश नीति रही थी। प्रायः सभी स्थानों पर वह अंततः सफल हुआ था। मूल्यांकन देख लेते हैं। सुदृढ़ आर्थिक नीति, उसके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति अत्यंत श्रेष्ठ थी। नेपोलियन के पश्चात आर्थिक दुरावस्था से ब्रिटेन को बाहर निकालने में वह सफल रहा। उसके द्वारा स्वयं बजट बनाया जाता था, बनाकर अधिकतम मुक्त व्यापार का उसने समर्थन किया तथा प्रत्यक्ष कर की नीति अपनाई। अप्रत्यक्ष कर को उसने रोकने का प्रयास किया। व्यापार पर जितनी बाधाएं थीं उनको कम करने का प्रयास किया। आयात निर्यात कर हटाए, अनाज कर जो था उसको उसने सीमित कर दिया। इस तरह से यह उसकी आर्थिक नीति थी। सुदृढ़ आर्थिक नीति का अनुसरण किया और इससे आय में ब्रिटेन की लगातार वृद्धि हुई। कुशल प्रशासक भी था। उसने ब्रिटेन में अपने कुशल प्रशासन से शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। आयरलैंड में ही बहुत हद तक वो सफल रहा, यद्यपि वहाँ पृथक राष्ट्रीयता ही थी, इसलिए विरोध तो चलता ही था, किंतु दृढ़ और कुशल प्रशासन ब्रिटेन को उसने दिया। शांतिपूर्ण विदेश नीति अपनाई उसने। अभी हमने चर्चा की किस प्रकार से अफ़गानिस्तान में, किस प्रकार से चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस के साथ अच्छे संबंध रखने में वह सफल रहा। अफ्रीका में नेटाल, भारत के क्षेत्र में भी उसने शांति स्थापित की, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, मित्रतापूर्ण संबंध उसने स्थापित किए। इस तरह से शांतिपूर्ण विदेश नीति का समर्थक था और इसमें भी वह पूरी तरह से सफल रहा। दल से विश्वासघात बनाम राष्ट्रीय हित, उस पर आरोप लगता है कि 2 अवसरों पर उसने अपने दल के साथ विश्वासघात किया था, ऐसा कहा जाता है। पहला था कैथोलिक मुक्ति कानून 1829 के समय और दूसरा अनाज कानून की समाप्ति के समय। किंतु इन दोनों अवसरों पर
उसने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी थी बजाय दलीय हित के, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दे थे और इन राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्र का साथ देना ज़्यादा उचित होता है। दलीय स्वार्थ से राष्ट्रीय हित निश्चित रूप से ऊंचा होगा, और यदि उसने ऐसा किया तो वह उचित था, क्योंकि दल कंजर्वेटिव सोच का था, रूढ़िवादी सोच का था, वह प्रगतिवादी विचारों का समर्थन नहीं कर रहा था। तो पील ने उसके विरोध में जाकर अन्य दल का साथ दिया, किंतु अन्य दल का साथ देना उसका उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था राष्ट्रीय हित को सिद्ध करना, और दोनों बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे और दोनों में उसका दृष्टिकोण बिल्कुल उचित था, राष्ट्रीय हित में था। इसलिए उस पर जो आरोप लगाया जाता है, निश्चित रूप से उसने दल का साथ नहीं दिया, लेकिन इसको विश्वासघात कहना उचित नहीं है। और अगर कहा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने उसके बदले में अपने राष्ट्र के साथ अच्छा कार्य किया था, राष्ट्र के हितों का साथ दिया था। ये वस्तुतः उचित था। जन कल्याणकारी कार्य, पील के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी कार्यों को संपादित किया गया था। फैक्ट्री या कारखाना अधिनियम के द्वारा उसने मजदूरों को, बच्चों को, महिलाओं को सुविधाएं दी थी। उसके लिए नियम बनाए थे, निरीक्षक नियुक्त कराए थे। बच्चों के लिए जो कारखानों में काम करते थे उन पर कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध भी लगाया था, और उन्हें स्कूल भेजा जाना अनिवार्य किया था। पागलपन अधिनियम के द्वारा उसने पागलों के साथ जो अमानुषिक व्यवहार होता था उसको रोकने का प्रयास किया था। उचित व्यवहार उसके बाद पागलों के साथ शुरू हुआ था। पागल खानों में उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, ठीक से भोजन नहीं मिलता था, आवास की सुविधा नहीं मिलती थी, टॉर्चर उनको किया जाता था, शारीरिक दंड उनको मिलते थे। इन सबको बंद कराया गया और उसका निरीक्षण किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी पील के द्वारा सुधार किए गए, नए कॉलेज स्थापित किए गए, आर्थिक मदद भी दी गई। इस तरह से जन कल्याणकारी कार्य में भी उसकी नज़र थी और अधिक से अधिक सहायता उसने देने का प्रयास किया। आयरलैंड में जब अकाल पड़ा वह बड़ा बेचैन हुआ। बहुत जितनी ज़्यादा मदद हो सकती थी उसने मदद की, और उसी के परिप्रेक्ष्य में उसने अनाज कानून को भी रद्द करवाया था, या उसमें आयात निर्यात कर को सीमित कर दिया था, और 1849 के बाद लगभग नहीं के बराबर ही ये कानून बचा था। ट्रेवेलियन के अनुसार पील ने नेपोलियन के बाद कष्ट और मंदी को समाप्त करने और विक्टोरिया युग के भौतिक वैभव की आधारशिला रखने में किसी भी अन्य मनुष्य से अधिक कार्य किया था। ट्रेवेलियन के विचार हैं। रैमजे म्यूर लिखते हैं, पील ने कैबिनेट प्रणाली को उस श्रेष्ठता पर पहुंचा दिया जिसकी समानता उससे पहले और बाद में कभी नहीं हुई। ग्राहम ने लिखा, जो कि इसके मंत्रिमंडल में था, हमें ऐसा मंत्री कभी नहीं मिला जो वास्तव में इतना श्रेष्ठ प्रधानमंत्री और उसके मंत्री हों जितना कि वह है। कोबडन के अनुसार पील के समान शक्ति टर्की के महान सुल्तान और रूस के निरंकुश शासक दोनों में किसी के पास न थी। ये बताया है जो इसकी विशेषता थी पील की, कि वह बहुत गोपनीय ढंग से कार्य करता था। उसके आसपास के लोगों को भी उसके निर्णयों की जानकारी नहीं होती थी, किंतु दृढ़तापूर्वक अपनी बातों को रखता था और उसका निर्णय करता था। 8-8 घंटे तक हाउस ऑफ कॉमन्स में कार्य करने के बाद भी वह अपने पत्र व्यवहार और बाकी कार्य भी पूरी निष्ठा के साथ संपादित करता था। तो पील के समान शक्तिशाली अन्य नहीं थे, ये कहना वस्तुतः सही है। उस दृढ़ता के साथ उसने अपने कार्यों को संपादित किया था। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने लिखा, उसके समान दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसकी सच्चाई और न्याय में मैंने इतना अधिक विश्वास किया हो। तो ये रॉबर्ट पील के कार्य थे विदेश नीति के क्षेत्र में, गृह नीति के क्षेत्र में। जन कल्याणकारी कार्य उसके थे, और उसके बारे में यह विश्वास किया जाता था, उसकी पार्टी के लोग जो अनुदारवादी पार्टी थी उनका मानना था कि ये उदारवादी है, जबकि उदारवादी मानते थे उदारों के बीच में कि अनुदारवादी है। किंतु यह स्पष्ट हो जाता है न तो वह अनुदारवादी था न उदारवादी था, बल्कि राष्ट्रीय हित और समय की मांग के अनुसार जब कोई बात उसे स्पष्ट हो जाती थी तो अपने पूर्ण निर्णयों को भी वह बदल दिया करता था। और वस्तुतः ऐसा होना भी चाहिए कि राष्ट्रीय हित किसमें है, जनता का हित किसमें है, उसके अनुसार राजनीतिज्ञों को कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से उसने कार्य संपादित किए। उसका दृष्टिकोण बहुत हद तक उचित था।
अनुदार दल के लिए वह समय से आगे था, किंतु उदार दल के लिए वह लगता था कि अनुदारवादी है।